हम्म। नमस्कार साथियों, आज मैं आपके सामने रिट और टेट से संबंधित और हिंदी सब्जेक्ट से संबंधित एक विशेष टॉपिक है संधि, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा और आपको बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ने में, क्योंकि मेरे पास इसको पढ़ाने की बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स है। शॉर्ट ट्रिक्स हमें समझना है और आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा, 100% गारंटी। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले संधि शब्द से। संधि शब्द क्या है, पहले इसका परिचय पता हो। संधि यह है एक पुल्लिंग शब्द है। कौन सा शब्द है? पुल्लिंग। दिखने में तो ये स्त्रीलिंग लगता है, इसी प्रकार बुद्धि ये भी एक स्त्रीलिंग शब्द लगता है, किंतु आपको एक नियम बता देता हूं। नियम है धिकारांत शब्द धी से, धिकारांत मतलब धी से अंत, धी से अंत सभी शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ये यूनिवर्सल रूल है। धिकारांत शब्द धी से सभी अंत सभी शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। या आप मान के चलिए जल्दी, तोयधी, अंबुधी, बुद्धि, कोई भी धी से अंत हो ये सब क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। आगे बढ़ते हैं। संधि, संधि का दूसरा नाम है संहिता। संहिता यानी जोड़। किसका जोड़? दो स्वरों का या दो व्यंजनों का आपस में जब निकटता होती है तो वो आपस में जुड़ जाते हैं, तो हम फिलहाल संधि को कहेंगे। संधि का मतलब है दो स्वरों या दो व्यंजनों का आपस में मेल, या शॉर्टकट अगर हम भाषा जो आज तक पढ़ते आ रहे हैं वो है दो वर्णों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। वर्ण का मतलब अक्षर और पद का मतलब शब्द। तो शब्दों के मेल को तो कहेंगे समास और वर्णों के मेल को कहेंगे हम संधि। दो वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? संधि। दो वर्णों के मेल को, चाहे वो स्वर हो चाहे व्यंजन हो, उससे मतलब नहीं। संधि विधायक सूत्र, एग्जाम में आपके कई बार पूछा जाता है कि संधि विधायक सूत्र क्या है। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि संधि विधायक सूत्र कौन सा होता है। संधि विधायक सूत्र है परह सन्निकर्ष संहिता। पुराने पेपर्स आप उठा के देखिए, कई पेपर्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सन्निकर्ष का क्या मतलब होता है? निकटता। कई बार इसका मीनिंग भी पूछ लिया जाता है कि सन्निकर्ष का क्या मतलब होता है। सन्निकर्ष का मतलब होता है निकटता। संहिता यानी जुड़ना, यानी परह यानी परे, परे होने पर, परे होने पर क्या? परे होने पर व्यंजन से व्यंजन परे होने पर, स्वर से स्वर परे होने पर, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? संधि। अब संधि की हिंदी में परिभाषा मैंने बता दी, वर्ण संधानम। एक और परिभाषा हम लेंगे, वर्ण संधानम, ये दूसरी परिभाषा है इसकी। शॉर्टकट में ये इसकी परिभाषा है वर्ण संधानम, यानी वर्णों का जुड़ जाना, वर्णों का जुड़ना। ठीक है। अब हम करते हैं संधि के प्रकार। संधि के प्रकार मूल रूप से तीन ही है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि का दूसरा नाम है अच संधि, व्यंजन का दूसरा नाम है हल संधि, विसर्ग का कोई दूसरा नाम नहीं है, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। ठीक है। इनके दूसरे नाम ये क्यों है वो अगले चैप्टर्स में आपको बताया जाएगा। जब आपको प्रत्याहार पढ़ाए जाएंगे तब आपको पता लगेगा कि इनका दूसरा नाम क्यों है। स्वर संधि के 8 भेद मूल रूप से माने गए हैं। मूल रूप से हिंदी में, हिंदी विषय जो है उसमें केवल 5 ही हैं, 5 भेद ही हैं हिंदी में। हिंदी में ये नहीं होते, पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भाव, ये नहीं होते। हिंदी में केवल 5 ही भेद होते हैं और संस्कृत में 8 भेद माने गए हैं स्वर संधि के, जिनमें 3 ऐड हो गए, पूर्व रूप, प्रकृति भाव। प्रकृति भाव का दूसरा नाम है प्रगीय। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है प्रगीय संज्ञा विधायक सूत्र बताइए, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रकृति भाव पढ़ के आया था हमने, ये कौन सी संधि हो गई। तो ध्यान रखिएगा, प्रकृति भाव का दूसरा नाम है प्रगीय संधि। ठीक है। फिर हम चलते हैं व्यंजन। व्यंजन संधि का दूसरा नाम है हल संधि। इसके भेद अनिश्चित है, इसमें इसकी संख्या, वैसे इसके जो मेन भेद है वो है जो आपके सिलेबस में है, ष्टुत्व, ष्टुत्व, चरत्व, इसका दूसरा नाम है खरत्व, जशत्व, अनुनासिक, अनुनासिक, अनुस्वार,
और पर सवर्ण, बस यही भेद काफी है। व्यंजन संधि के ये भेद काफी हैं। विसर्ग संधि के 5 भेद हैं, उत्व, ऋत्व, सत्व, सुलोप और यत्व। 5 के अलावा छठा भेद नहीं है। और ये मान के चलिए आप संस्कृत हिंदी में तो ये 3 ही है, हिंदी में, और संस्कृत में ये सारे 5 हैं। और आप मान के चलिए एग्जाम में इन 2 से ही पूछे जाते हैं। संस्कृत विषय में अगर आपने चुना है तो सुलोप और यत्व से ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये मेरा बेसिक नॉलेज था जो मैंने आपको दिया है। इनके भेदों के नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम कठिन से सरल से कठिन की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे सरल संधि पड़ती है हमारी विसर्ग संधि। तो हम विसर्ग संधि से शुरुआत करते हैं, क्योंकि शुरू में अगर हार्ड मिल गया तो बच्चा घबरा जाएगा। तो शुरू से ही सरल चलते हैं। हम विसर्ग संधि सबसे पहले लेते हैं। तो विसर्ग संधि के लिए हम एक चार्ट बनाते हैं, और इस चार्ट में ही आपकी पूरी संधि क्लियर हो जाएगी। और ये चार्ट आप 1 मिनट में बना सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। एग्जाम में जाते ही आप इस चार्ट को बनाना शुरू कर दीजिए। विसर्ग के पूर्व यदि, और विसर्ग के बाद यदि, ये हम यहां देखेंगे और ये वाले हम यहां देखेंगे, इसलिए मैंने एरो का निशान लगाया है, तीर का निशान लगाया है। आप मेरी स्पीड देख रहे होंगे, मैं फटाफट बना रहा हूं, और आप भी फटाफट बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं वो भी ट्रिक बताऊंगा आपको। गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। और ये चार्ट आपने बना दिया तो मिस्टेक होने के चांस है ही नहीं। और ऐसे शब्द भी आएंगे जिनको आपने कभी सुना ही नहीं है, वो भी विसर्ग संधि के इस चार्ट से क्लियर हो जाएंगे। आ शेश्वर, ये 5 भेद क्लियर हो जाएंगे विसर्ग संधि के। इससे तोड़ना जोड़ना सब आ जाएगा आपको। ये षटकोण वाला है आधा, सड़क वाला आधा, ये सड़क वाला या डैश या शर। ये हमारा चार्ट तैयार है। कितनी देर लगी मुझे बनाने में? मुश्किल से 1 या 1.5 मिनट लगा है। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो आपको ये बनाना आ जाएगा। बनाना कैसे है वो भी बता देता हूँ। पूर्व यदि, पहले में तो हमारे केवल स्वर देखना है, व्यंजन नहीं देखना है। तो स्वर भी 3 कैटेगरी में बांट दिए हमने, अ, आ और शेष स्वर। विसर्ग के बाद यदि, यहाँ बाद में कुछ भी हो सकता है। देखिए व्यंजन भी है और ये पोर्शन स्वर का है, ये पोर्शन स्वरों का है, और ये पोर्शन किसका है? व्यंजनों का। अब ये देखिए व्यंजन सारे आ गए। आपको लग रहा है कि व्यंजन कुछ आए नहीं, व्यंजन सारे आ चुके हैं। आगे कुछ भी हो, कुछ भी होगा मतलब कुछ भी हो सकता है ऑब्वियसली। तो हम शुरू से शुरू करते हैं। कै खे आ गए, कै खे आ गए, 1 2, इनको हम बोलते हैं 1 2। देखो वर्णमाला, वर्णमाला में आपको आगे भी काम आएगा, ये चीज आपको सीखनी होगी। 1 2 3 4 5 का मतलब क्या है? वर्ग का प्रथम अक्षर, द्वितीय अक्षर, तृतीय अक्षर, चतुर्थ अक्षर, पंचम अक्षर। वर्ग कुल 5 माने गए हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग एंड प वर्ग। वर्ग कुल 5 माने गए हैं। इनको हम बोलते हैं कुचुटुतुपु। क्या बोलते हैं? कुचुटुतुपु, ताकि लाइन से आपको याद रहे। कुचुटुतुपु, जिसकी जिस भी अक्षर के नीचे ऊ की मात्रा लग जाती है, जब इन 5 अक्षरों के नीचे क च ट त और प, जब इन 5 अक्षरों के नीचे ऊ की मात्रा लगती है तो ये हमेशा हमेशा अपने वर्ग का परिचय देंगे।
ये केवल अपना परिचय नहीं देंगे, कई सूत्र आएंगे आपके संस्कृत में जिनको मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। जैसे कुहोश्चु एक सूत्र है, कुहोश्चु। कुहोश्चु का मतलब कु का मतलब कवर्ग है, चू का मतलब चवर्ग है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना, जब हम इत संज्ञा विधायक सूत्र पढ़ेंगे उसमें भी ये चीज काम आएगी। तो कु चू टू तू पू, ये ध्यान रखिएगा हमेशा, आगे भी काम आएगा बेटा। तो 1 2 3 4 5 का मतलब है क ख ग घ न, यानी कि वहां को बोला है 1 2, ये क ख, देखो 1 2 आगे सबके 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, सबके 1 2 इसमें आ गए। अब 3 4 5 यहाँ चले गए, 3 4 5 सारे इसमें आ गए, तो हमारे पूरे 25 वर्ड फ्री हो गए। 25 के बाद कौन बचता है? फ फ फ फ म य र ल व श श स ह। क्षत्रज्ञ हम इसमें नहीं लेंगे क्योंकि वो संयुक्त अक्षर शब्द होते हैं। वर्ण में वर्ण टोटल 33 ही होते हैं, 36 नहीं होते हैं। 36 तो प्लस 3 तो हो गए संयुक्त अक्षर जो हम बनाते हैं, इसलिए उनको वर्णों में नहीं गिना गया है। वर्ण केवल व्यंजन जो है वो केवल 33 है और स्वर केवल 11 है। व्यंजन सारे मिला के बोलेंगे, हम बोलेंगे वर्ण कितने हैं? 44 है। 3 संयुक्ताक्षर, तो ये हो गए क्षत्रज्ञ। इनको हम क्या करेंगे? नहीं गिनेंगे। हमारे पास स्वर के व्यंजन कितने हैं? केवल 33 आ गए पूरे, मैंने सारे बता दिए। इसमें स्वर में आ आ गया, आ के बाद बचे हुए सारे शेष स्वर। शेष स्वर का मतलब आ ई उ, जो भी जितने भी स्वर बच रहे हैं वो सब इसमें चले गए। इधर हमने इस कैटेगरी में बांट दिया। अब उसके बाद क्या करना है? विसर्ग के तुरंत पहले देखना है और विसर्ग के तुरंत बाद में देखना है। फिर क्या बोला मैंने? विसर्ग के तुरंत पूर्व यदि और विसर्ग के तुरंत बाद यदि, सॉरी तुरंत मैं मिस कर गया था। विसर्ग के तुरंत पूर्व यदि और विसर्ग के तुरंत बाद यदि, इससे पहले क्या है हमें मतलब नहीं है, उसके बाद में क्या है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। विसर्ग संधि के उदाहरण केवल ऐसे क्लियर हो जाएंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। पुरः जमा का, विसर्ग के तुरंत पहले हमें क्या देखना है? तुरंत पूर्व स्वर यदि, ये भी ध्यान रखें। तुरंत पहले जो देखेंगे वो क्या देखेंगे? स्वर देखेंगे हम। तो विसर्ग के तुरंत पहले स्वर कौन सा है? अ। रा में क्या मिला हुआ है? अ। जब कोई स्वर नहीं दिया होता, कोई मात्रा नहीं दी हुई होती है, अ मानी जाती है, अ। और तुरंत बाद में क्या है? क। अब ये देखिए, तुरंत पहले मैंने लिया अ और ये अ और आगे तुरंत आगे इसके क। अ और क की सीध में 90 डिग्री का एंगल जहां बन जाए, 90 डिग्री का कोण जहां भी बन जाए, वो ये इसका आंसर होगा। ये स हमने जोड़ दिया, विसर्ग को बदल दीजिए, पुरस्कार है। क्लियर? कोई सा भी शब्द ले लेते हैं हम। जैसे मान लो आपने ले लिया अतः जमा एव, विसर्ग से तुरंत पहले अ और आगे क्या है? शेष स्वर। आज तो नहीं दिया हुआ, हमने तो केवल ए आ और शेष स्वर लिखा है, तो आगे जो आएगा शेष स्वर में आ जाएगा। विसर्ग से पहले अ और आगे शेष स्वर, विसर्ग से पहले अ और आगे शेष स्वर। इस क्रॉस का मतलब क्या है? क्रॉस का मतलब होता है विसर्ग गायब। क्रॉस का मतलब होता है विसर्ग को लुप्त हो जाएगी, लुप्त यानी गायब, विसर्ग गायब, खत्म। और इस गायब होने के भेद का नाम है सुलोप संधि। विसर्ग संधि का एक भेद मैंने आपको बताया था, सुलोप। तो ये सुलोप है, जहां विसर्ग को लोप कर दिया जाता है। सु यानी विसर्ग, लोप यानी गायब। जहां विसर्ग गायब हो जाती है वो कहलाता है सुलोप। तो ये अतः एव, हम इसको मिला के लिखेंगे अत एव। समझ में आया? अगला हम देखते हैं, एक और उदाहरण देके देखते हैं। सर और बताओ, सर समझ में नहीं आया मेरे को। कोई बात नहीं, आपको अगर कोई समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं आपको पूरा स्पष्टीकरण दूंगा। दुहु फलम, विसर्ग से पहले क्या है? उ और आगे क्या है? फ। उ किस में आ रहा है? आ में नहीं आता, आ में नहीं आता, शेष स्वर में आता है। उ किस में आ रहा है? शेष स्वर में आ रहा है। तो और आगे क्या है? फ। फ ये रहा, शेष स्वर और फ की सीध में कौन बच रहा है? ष, षटकोण वाला। तो हमने कर दिया दुष्फलम।
क्लियर। अब हमारे इसी से आप कोई सा भी कर लेंगे, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया यशः जमा धरा। मैं एक एक से सारे करा के बताऊंगा आपको, इससे भी करके इससे सबसे करके बताऊंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। यशः जमा धरा, विसर्ग से पहले अ और आगे ध, अ विसर्ग से पहले अ, ये रहा ध तो कहीं दिख ही नहीं रहा गुरु जी। तो ध कहाँ है? जो नहीं दिख रहा सामने वो सारा यहाँ पे 3 4 5, जो दिख रहा है वो तो लिख लिया। हमें याद करने की जरूरत नहीं कैसे दिख रहा है, वैसे याद करना जरूरी है क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान वगैरह उनमें इन सबको याद करना कंपलसरी है। तो 3 4 5 आपको पता है, वर्ग का चौथा अक्षर है ये ध। त थ द ध, ध किस पे है? चौथे नंबर पे है। तो हमने 3 4 5 अ और 3 4 5 की सीध में कौन है? ओ। तो हमने कन्वर्ट कर दिया यशोधरा। क्लियर। अब अगर हम और लेते हैं तो हम लेते हैं, जैसे उदाहरण लिया हमने था मोस्ट आईएमपी, कई बार आ चुका है एग्जाम में, और हर एक के बस की बात नहीं इसको बनाना। तो मैं सीधा सा उसके लिए सीधा सा मैंने ये चार्ट बनाया ताकि आपकी सारी सॉल्यूशन, मेरी सेल्फ रिसर्च चार्ट है ये, कहीं नहीं मिलेगा, किसी गूगल पे नहीं, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। सेल्फ रिसर्च चार्ट है ये। छात्रा इच्छन्ति, विसर्ग से पहले आ और आगे ई। देखिए विसर्ग से पहले आ ये रहा और आगे ई किस में आया? शेष स्वर में। आ और शेष स्वर की सीध में कौन है? य को हमने कर दिया, विसर्ग को बदल दिया हमने, छात्रा य इच्छन्ति। जब आपको पता हो कि व्यंजन के आगे यदि स्वर होता है आधे व्यंजन के आगे तो उसको मिला देंगे तो बनेगा छात्रा इच्छन्ति। इस भेद का नाम है यत्व संधि। जब यह में बदल जाती है विसर्ग तो उसको बोलते हैं हम यत्व, और एग्जाम में यही आते हैं। आप मान के चलिए संस्कृत का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो ये वाले उदाहरण ही आएंगे, वो वाले नहीं आते जो आप पढ़ते हैं हिंदी में। ये आपके संस्कृत वाले उदाहरण आएंगे, छात्रा ही इच्छन्ति। आपने यत्व पढ़ लिया, ये वाला बाकी है आपका। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूं मैं। ओ बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? अवग्रह। एस बराबर अवग्रह। इसका प्रयोग म्यूजिक में किया जाता है, संगीत में किया जाता है। जब स्वरों को ऊंचा खींचना होता है आ, तो बार बार आ नहीं लिखते हम ऐसे कर देते हैं, ये अवग्रह हो गया। इसको हम बोलते हैं अवग्रह। तो ओ इसको कैसे करेंगे? मैं आपको सिंपल ट्रिक बता रहा हूं। अह प्लस अ, इन दोनों को जोड़ के हमारे को ये बना देंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, कह जमा अपी, एक उदाहरण ले लिया। तो अह विसर्ग से पहले अ, आगे भी है, पहले भी अ, आगे भी है, दोनों को मिला के। तो मैंने कहा था विसर्ग और अ दोनों को मिला दें। तो अ को हटा दीजिए, केवल आप भी मान के चलिए विसर्ग और अ दोनों को मिलाकर ये बनाना है। को पी, को पी, समझ में आया? विसर्ग और अ दोनों को मिलाकर हमने बना दिया ओ है, दोनों को मिलाकर हमने लगा दिया ओ अ, तो हो गया। ये वैसे ओ अ नहीं बोला जाता है, ये साइलेंट होता है। बोलने का तरीका देखें हम, को पी, हमने केवल को लंबा खींचा, एक मात्रा लंबा खींचा और पी बोल दिया, को पी। हम ऐसे नहीं बोलेंगे को पी, नो, को पी रॉन्ग है, केवल बोला जाता है को पी। ठीक है। हम अगला लेते हैं उदाहरण रह वाले। हम उदाहरण लेते हैं, विसर्ग से पहले क्या है? उ, आगे क्या है? ग। उ किस में आता है? शेष स्वर में। और अब ग किस में आया? 3 4 5 में। इसकी सीध में आ गया र। अभी गुरु गौरव, ये र में चल गया। इसको हम र बोलते हैं, इसका उच्चारण अर नहीं होना चाहिए। इसमें अपवाद आएंगे, कंफ्यूजन आएंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। क्योंकि यह पहचान अर, ये जो पहचान है ये 3 संधियों की पहचान है, गुण, वृद्धि और स्वर।
इसका कंफ्यूजन मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा। ठीक, आपको फिलहाल ये ध्यान रखना है जब इससे र की ध्वनि आ रही हो, देखिए बोल के देखिए, गुरूर गौरव, आप उसको किसी भी तरह से गुरु और गौरव नहीं बोल देंगे, गुरुवार गौरव नहीं बोलेंगे। जब इस हर की ध्वनि आती है तो ये गुण हो जाता है, आर की ध्वनि आएगी तो ये वृद्धि हो जाएगा, और र की ध्वनि आएगी और ये स्वर संधि कब होगा, जब र की ध्वनि आएगी। तो ये हो गई हमारा ऋतु विसर्ग संधि, ऋतु विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का जो दूसरा भेद है हमने पढ़ा था उत्तु ऋतु सत्व, तो जो दूसरा भेद है जब विसर्ग को हम र कर देते हैं तो ऋतु, विसर्ग को हम शय में बदल देंगे, कोई सा भी शय, इसमें ये तीनों कहलाते हैं सत्व। जब हम सत्व में शय में बदल देंगे तो ये कहलाएगा सत्व, र में बदल देंगे ऋतु, और आ में बदल देंगे तो कहलाएगा उत्तु। कौन सी कहलाएगी, उत्तु। जब कुछ भी नहीं करेंगे तो ये कहलाएगा लोभ, सुलोभ, और यह में बदलेंगे तो कहलाएगा यतु। हो गए पांचों भेद के लिए, 5 भेद मैंने बताया था आपको। उत्तु, उत्तु में आ गए ओ ओ, इन दोनों ओ की ध्वनि आ रही तो जाएगा तो उत्तु हो गया। उत्तु, ऋतु, ऋतु में आया हमारा र, जब र में बदलेंगे तो हो गया ऋतु। सत्व, जब कोई से भी शय में बदल दिया जाए विसर्ग को, शय कोई से भी शय में बदल दिया जाता है तो वो कहलाता है सत्व। चौथा आता है यतु, यतु संधि जब या में बदल देंगे तो यतु, और जब विसर्ग को गायब ही कर देंगे, इन 3 कंडीशन में विसर्ग गायब हो जाती है। अधिकतर आपकी ये वाली कंडीशन आती है आपके एग्जाम में, जब ये तीनों में गायब हो जाएगी तब वो कहलाएगा सुलोभ। क्लियर है। अब हमारे पास चलते हैं शय और सह वाला मैंने उदाहरण आपको बता दिया, पुरस्कार। सह षटकोण वाला भी मैंने बता दिया आपको, दुष्फल। सह षटकोण वाला, सह सड़क वाला बताते हैं, सह सलगम वाला, कह जमा चित्त। विसर्ग से पहले अ, आगे च। अब कहेंगे गुरुजी यहाँ पे आगे तो ई दिख रहा है, ई नहीं है। देखिए च में ई मिला है जब बना है टी, तो ई बाद में हुआ तो पहले हुआ, ई तो बाद में कहलाएगा ना, पहले तो च आया। ई में च मिलके थोड़ी ची बना है, ई में च मिलता तो बनता इच, और जब च में ई मिला तो हमारे पास पहले कौन आ रहा है, च, और आगे आ गया अ। विसर्ग से पहले अ, देखिए विसर्ग से पहले अ, आगे च, शलगम, तो आगे कन्वर्ट हो गया कश्चित। क्लियर। अब इनसे रिलेटेड जो आपको अपवाद आएंगे, जो कंफ्यूजन आएंगे, वो मैं अभी इसके बाद बताऊंगा। आपको अगर नोट डाउन करना है या स्क्रीनशॉट खींचना है आप खींच सकते हैं। तो इसके अपवाद के बारे में बताऊंगा, जिसमें विशेष नियम है ये। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या है, श और श ये जब भी बीच में दिए हुए हो, पूरे शब्द में कहीं भी दिए हुए हो, तो 2 ही तरीके से टूटेगा बस। पहला ये टूटेगा स सड़क वाला, और एक टूटेगा विसर्ग में। ऐसे ही श षटकोण वाला भी पहला टूटेगा स सड़क में, और दूसरा टूटेगा विसर्ग में। जब ये स सड़क में टूटेगा तो ये हो जाएगा इष्टुत्व संधि, जो व्यंजन का भेद है। और जब ये विसर्ग में टूटेगा तब हो जाएगा सत्व विसर्ग संधि। मैंने आपको बताया था श तीनों को बदलेंगे तो ये कहलाएगा सत्व संधि। तो हमने श को विसर्ग में बदल दिया तो ये हो गया सत्व विसर्ग संधि। इसी प्रकार श को जब स में बदलेंगे, इस श को, षटकोण वाले श को जब इस स में बदलेंगे तो ये हो जाएगा इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि ये भी व्यंजन का भेद है, और जब इसमें तोड़ेंगे तो कहलाएगा सत्व विसर्ग संधि। क्लियर है नियम। वापस बता देता हूं, श और श षटकोण इन 2 में टूटता है। कोई भी शब्द हो, कोई सब शब्द हो, स सड़क वाले में दिक्कत नहीं। स सड़क वाला जो है, जैसे ये विष्णु त्राता, स सड़क तो हमेशा विसर्ग में ही टूटेगा, कंफर्म है, इसका फिक्स है ये, विष्णु हो जमा त्राता। और विसर्ग कौन सी संधि होगी, सत्व विसर्ग संधि। मैंने आपको अभी बार बार रिपीट कर रहा हूं, जब भी आप
श स तीनों को बदलेंगे विसर्ग में। इन तीनों को जब भी विसर्ग में बदलेंगे तो देखिए श को बदला तब भी सत्व विसर्ग संधि, श को बदला तब भी सत्व विसर्ग संधि और स को बदला तब भी सत्व विसर्ग संधि। तो तीनों में हमारे को सत्व विसर्ग संधि। किंतु अब आती है बात जैसे कश्चित, एक उदाहरण ले लिया हमने, इसको हमने तोड़ना है। पूरे शब्द में श और स जब आधे दिए हुए हो, आधे दिए हुए हो, पूरे शब्द में श और स तीनों जब आधे दिए हुए हो तो वो दो तरीके से टूट, ये च और ये एक है हमारा रामष्टीके और एक है विष्णु त्राता, जो मैं आपको बता चुका हूं। ये केवल एक ही तरीके से टूटेगा, परमानेंट। विष्णु हो जमा त्राता, जो मैं वहां बता चुका हूं आपको, सत्व विसर्ग संधि। ठीक है, फिर है इसको दो तरीके से तोड़ना है। पहला कस जमा चित, जो मैंने कहा था आपको श को स में बदल देना है, कस जमा चित, इसका भेद हो गया इष्टुत्व संधि। नंबर 2, इसी श को मैं विसर्ग में बदल देता हूं तो ये हो गया सत्व विसर्ग संधि। इसी प्रकार इसको भी कर देंगे, श को स में बदल देंगे, एक को रामस जमा टीकते, जब रामस जमा टीकते करेंगे तो हो जाएगा इष्टुत्व संधि। और दूसरा विसर्ग में बदल दो श को, रामस जमा टीकते, इसका भी भेद हो गया सत्व विसर्ग संधि। आई थिंक क्लियर हो चुका है आपको कि श से जब पूरे शब्द में आधे दिए हुए हो कहीं भी तो वो इसी तरह से टूटेंगे। अब डिपेंड ये करता है कि आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ये दोनों तो नहीं दिए हुए होंगे, कंफर्म है, या आपको ऑप्शन में या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा, और या फिर तीसरा ऑप्शन ये मिलेगा कि अ और ब दोनों, ये हो सकता है। तो उस कंडीशन में आपको अ और ब दोनों पे क्लिक करना होगा। ऐसे नहीं देते हैं, अधिकतर आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, चार ऑप्शन में से इष्टुत्व मिलेगा या फिर सत्व विसर्ग संधि मिलेगा। हो सकता है केवल विसर्ग नाम, सत्व नाम ना दे, केवल विसर्ग नाम दे। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि विसर्ग का भेद है ये, तो ये सत्व विसर्ग बोलो चाहे विसर्ग संधि बोलो, बात एक ही। इसी प्रकार इष्टुत्व बोलो चाहे व्यंजन बोलो, हो सकता है इष्टुत्व के अलावा दूसरा नाम दे दे व्यंजन ऑप्शन में आपको। इसी प्रकार इष्टुत्व के लिए आपको व्यंजन नाम देते। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, रूल क्लियर बता दिया मैंने आपको। छ से तीनों एक ही तरीके से टूटते हैं। छ को, छ और श को दो तरीके से तोड़ेंगे और स को केवल एक ही तरीके से तोड़ेंगे। क्लियर है? रूल नंबर 1 आपका क्लियर है। यदि आप नोट करना चाहें, स्क्रीनशॉट खींचना चाहें तो खींच सकते हैं। ठीक है। नियम नंबर 2, हिंदी के उपसर्गों पर, हिंदी के अवयवों या उपसर्गों पर यह चार्ट लागू नहीं होता। हिंदी के उपसर्गों पर यह नियम चार्ट लागू नहीं होता। अब हिंदी के उपसर्ग कौन से हैं? जैसे पहला हम लेते हैं अव्यय हैं, पुनर, अंतर, बहिर, इन पर ये लागू नहीं होगा। आप करके देखते हैं कि हमने विसर्ग से, जैसे मान लो आपको बोल दिया पुनर जमा आगमन, तो इसको तोड़े, र को विसर्ग में बदल दिया, पुनः जमा आगमन। इसमें क्लियर आपको ये ध्यान रखना है, र की जब ध्वनि होती है तो र को केवल विसर्ग में बदल दिया जाता है, वो ऊपर नहीं चढ़ता। अब आपके बात आती है पुनः, इसमें र के बाद यदि स्वर हो तो क्या होगा? र और स्वर मिल जाएंगे, मिला दें। और र के बाद जब व्यंजन हो तो इस र को कहां चढ़ा दें? इस व्यंजन पे चढ़ा दें। जैसे पुनर जमा गमन, मैंने आपको बताया यहाँ पुनर्जमा आगमन,
आगमन का मतलब पुनर में विसर्ग स्वर है आगे, र के आगे स्वर है, तो हमने क्या कर दिया, सीधा मिला दिया पुनरागमन। पुनरागमनम, संस्कृत पढ़ रहे तो मां तो लगाएंगे। पुनरागमनम, र में आ चला गया, किंतु आगे व्यंजन हो तब क्या करेंगे गुरु जी, ये पुनर, इस र को क्या करा मैंने, व्यंजन पे चढ़ा दिया, पुनर्गमनम। क्लियर हो गया। हिंदी के अवयवों में यही वाला नियम लगेगा, इसमें आप ऐसा करने की मत देखना, क्योंकि चार्ट में मैंने बताया है विसर्ग से पहले अगर आ हो और अगर शेष स्वर हो आगे, अस और शेष स्वर, तो विसर्ग गायब हो जाएगी। नहीं, यहाँ पे देखो विसर्ग गायब नहीं हो रही है, बल्कि विसर्ग को र में बदला जा रहा है। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार अंतर और बहिर के नियम है, आपको क्लियर हो जाएंगे। अंतर्गमन, अंतरागमन, पुनर्गमन, बहिर्गमन, बहिरागमन, इस तरह से आप कर सकते हैं। नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। नंबर 3 और मोस्ट इंपोर्टेंट रूल, कि सर आपने ये तो बता दिया कि तोड़ना कैसे है, आपने ये नहीं बताया कि मिले हुए में कैसे पहचाने के कौन सी संधि है। तो मिले हुए में मैं आपको बता दिया, पूरे शब्द में यदि ओ की मात्रा हो, नियम नंबर ओ, जब ओ की मात्रा होती है तब भी कंफ्यूजन आता है। ओ की मात्रा से 2 संधियां होगी, पहली होगी गुण और दूसरी होगी क्या नाम है आपका, उत्तु विसर्ग संधि। ओ को जब हम तोड़ते हैं तो एक गुण संधि बनती है और एक व्यंजन। जैसे आपको कह दिया, आपको सर्वोदय, सर्वोदय, तो इसका थोड़ा सर्व जमा उदय, इसमें हो गई हमारी गुण संधि। और उत्तम विसर्ग में जैसे आपको बोल दिया मनोहर, तो मनोहर को हम ऐसे तो नहीं तोड़ सकते, मन जमा उहर, क्योंकि संधि का नियम है, संधि तोड़ने का नियम है, परमानेंट नियम है, इसको हमेशा ध्यान रख लेना। और आज तक आप जितना पेपर क्लियर कर पाए हैं वो इसी नियम के आधार पर कर पाए हैं कि दोनों शब्द सार्थक होने चाहिए और शुद्ध होने चाहिए। क्या बोला मैंने, तोड़ने पर, संधि विच्छेद करने पर, यह गोल्डन रूल है। अगर आप इस रूल को भी ध्यान में रख लेते हैं, अगर आप इस रूल को भी ध्यान में रख लेते हैं कि संधि विच्छेद करने पर दोनों शब्द सदैव सार्थक एवं शुद्ध होने चाहिए। अगर आप इस नियम पे भी कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं तो आपका संधि विच्छेद के किसी भेद को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इस भेद को, अगर इस रूल को आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको पता होगा, अरे यार मन का तो अर्थ है, ऊहर का क्या अर्थ है, ऊहर का कोई अर्थ नहीं है। तो हमने फिर इसको बदला, नहीं या बदलना है, फिर हमारे को दूसरा तरीका क्या है, ओ को विसर्ग में बदल दिया और हर, मनः हर, तो हो गया मन को हरने वाला, तो हमारा हो गया उत्तु विसर्ग संधि। कि सर ऐसे तो इसको भी करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं, करके देख लो। सर्व उदय, सर्व उदय, सबका उदय नहीं, सर्व शब्द में कभी भी विसर्ग नहीं लगती है। सर्व शब्द हमेशा अपने आप में सेपरेट शब्द है, सर्वनाम शब्द है, इसलिए इसमें विसर्ग नहीं। तो मैंने दूसरा जो नियम आ गया वो आ गया, शुद्ध भी होना चाहिए। वहां पे सार्थक तो है, ये शुद्ध नहीं है, तो शुद्ध नहीं है तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा, शुद्ध भी हो गया और सार्थक भी हो गया, सभी का उदय। क्लियर है, इस नियम का हमेशा ध्यान रखिएगा। आपको किसी रूल को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको इसी रूल के आधार पर आज तक आप करते आए हैं। और ये संधि का चार्ट मैंने आपको इसलिए पढ़ाया कि आपको तुक्का नहीं लगाना है, फिक्स उत्तर देना है, गारंटेड उत्तर देना है, श्योर उत्तर देना है। क्लियर, ओ में हमेशा 2 संधियां होगी, गुण संधि विसर्ग संधि। आप करके देखिएगा दोनों से कि यार किससे अर्थ निकल रहा है, किससे शुद्धिकरण हो रहा है, अर्थ भी होना चाहिए और शुद्ध भी होना चाहिए। नियम नंबर 3 आपका क्लियर है। उसके बाद आता है जो मैंने आपको बताया था, नियम नंबर 4, जो भी मैंने पहले क्लास में ही बता दिया था। ये इससे निकलती है 3 संधियां। जब इसको अर की ध्वनि आएगी तो हो जाएगी गुण संधि, आर की ध्वनि आएगी
तो हो जाएगी वृद्धि संधि। और र की ध्वनि आती है केवल तब ही होगी वृत्त विसर्ग संधि। अपवाद ही एग्जाम में आते हैं और कंफ्यूजन बहुत देते हैं, तो कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैंने आपके लिए सुविधा की है। क्या आपका सारे कंफ्यूजन क्लियर? इसके अलावा भी आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपका सॉल्यूशन ऑन द स्पॉट किया जाएगा। और गुण संधि, जैसे हम उदाहरण लेते हैं महर्षि, इसमें हमने उदाहरण ले लिया सुखार्थ, इसमें हमने उदाहरण ले लिया गुरु गौरव, जो हमने पहले अभी किया था क्लास में। ठीक है, आप देखिए तीनों में तो रट्टा नहीं मारना है कि र की मात्रा दिख गई बस कोई सी भी संधि चेप दो, नहीं, आपको ध्यान देके बोल के देखना है। अब आपको जब भी ये आ जाए तब आपको उच्चारण करके देखना है। महर्षि, महर्षि अर की ध्वनि आ रही है, महर्षि। सुखार्थ आर की ध्वनि आ रही है, देखिए है ना। गुरुर गौरव, गुरुर, ये र की ध्वनि आ रही है। क्लियर होगी मेरी बात? क्या आपको अर आर और र जब भी ये आ जाए तो आंख बंद करके किसी भी संधि पे निशान नहीं लगाना है, किसी भी ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है, आपको बकायदा उस शब्द को बोलकर देखना है कि उससे अर की ध्वनि निकल रही है पूरे शब्द से, या पूरे शब्द से आर की ध्वनि निकल रही है, या पूरे शब्द से र की ध्वनि निकल रही है। सॉरी, गुण संधि में महर्षि और वृद्धि में आर। देखिए आप, क्लियर हो गया? अब इसको हम तोड़ेंगे तो गुण संधि में हो जाएगा महा जमा ऋषि। गुण संधि में बताऊंगा आपको कैसे तोड़ते हैं, वो अगले चैप्टर में जब हम स्वर संधि पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा गुण और वृद्धि। अभी फिलहाल मैं विसर्ग संधि की भी वो बता रहा हूँ। ये आ गया हमारा गुण संधि। आता है यहाँ पे सुख जमा रित, इसको कैसे तोड़ते हैं वो भी बताएंगे आपको अगली क्लासेस में। इसमें हो गया वृद्धि संधि। इसमें जब हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा गुरु प्लस गौरव, यहाँ पे हमारा हो गया ऋतु विसर्ग संधि। क्लियर है? ये नोट डाउन कर सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट कहना चाहते हैं खींच सकते हैं, ताकि आपको डाउट्स क्लियर रहे कभी भी। आर हो गया, र हो गया, ओ हो गया, उसके बाद आपका शेष है। अब आपका केवल आखिरी नियम बचा है कि सर आपने तोड़ना तो सिखा दिया, जुड़े हुए शब्द में देखते ही संधि कैसे पहचाने, देखते ही संधि। तो जो जो मैंने पहचान बताई थी, ओ और ओ, ये दो बताया था। जब ये दो दिख जाए तो मैंने मैंने अपवाद बता दिया आपको। इसमें तो दो संधि हो सकती है। देखिए मैं एक क्लियर कर देता हूँ। ओ में हो सकती है गुण या विसर्ग। कौन सी विसर्ग? उत्तु विसर्ग। ओ इसमें परमानेंट हो गया आपकी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का कौन सा भेद है? ये है पूर्व रूप भेद। विसर्ग संधि का कौन सा भेद है? पूर्व रूप के नाम से दे सकते हैं, ठीक है। और सॉरी, विसर्ग का ये है केवल विसर्ग भेद, ठीक है। उत्तु भेद, सॉरी, भेद है ये उत्तु ही। फिर उसके बाद आता है आपका ओ हो गया श स। जब हम तीनों को विसर्ग में बदलेंगे तो ये कहलाएगा सत्व विसर्ग संधि। पूरे शब्द में देखते ही क्लिक कर दीजिए, ठीक है। सत्व विसर्ग या व्यंजन, इन दो के लिए मैंने अपवाद बताया था, आपको नियम क्लियर करवा दिया है। सह सड़क जब भी आधा दिख जाए और इसको हमें विसर्ग में बदलना हो तो ये परमानेंट विसर्ग में बदलना ही उसी में ही है, ये सत्व विसर्ग। ओ का मैंने बता दिया, इसका मैंने बता दिया, से बता दिया। अब बच्चे कौन से? र में परमानेंट है विसर्ग, तो ये हो जाएगा ऋतु विसर्ग। और अर, जब इसमें मैंने बता दिया आपको तीन तरीके से आएगा। हाँ, कौन कौन सा है? जब विसर्ग में बदलेंगे इसको तब ये हो जाएगा ऋतु विसर्ग। और इसमें विसर्ग में ना बदलकर, ठीक है, ऋतु विसर्ग या गुण या वृद्धि, ये आपको ध्यान रखना है। अब जब मैं जहां पे मैंने या लगाया है तो वो आपको करके देखना पड़ेगा। व्यंजन के कौन कौन से भेद हो सकते हैं? इष्टुत्व या इष्टुत्व। क्लियर?
ये अब आपको करके देखना पड़ेगा। इसके बाद कुछ भी नहीं बचा है, पूरी स्वर संध्या आपकी क्लियर, सॉरी विसर्ग संध्या आपकी क्लियर है। कोई डाउट्स है, कुछ भी है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले जितने भी वीडियोस हैं वो उसका नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन बार में मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।